हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका। जैसे कि आपको पता है मेंस्ट्रुएशन 2D आपका चल रहा है और लगभग 4 क्लास आपको मिल गई होंगी। ठीक है, अभी बीच में अगर थोड़ा बहुत गैप आया होगा तो कोई बात नहीं, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, आपके एग्जाम का जो लेवल है उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन मैं आपको कराना स्टार्ट कर दूं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका बेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको बेस बनाना है तो हमारे साथ इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है आपके और इन्हीं पे आपको पहले फोकस करना है, इन्हीं पे आपको अपनी कमांड बनानी है। जब इनको आप अच्छे से कर पाओगे तो फिर आगे थोड़ा सा अगले लेवल पे हम चलें। ठीक है, तो चलिए। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया होगा पिछली क्लास में, जो भी लास्ट क्वेश्चन था, मुझे जहां तक लगता है उसका आंसर आपका 4 सेंटीमीटर आया होगा। उस क्वेश्चन से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था, मतलब लास्ट वाली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था वो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था और उसका जो आंसर आया था आपका 4 सेंटीमीटर आया था। अब हमें इस क्वेश्चन पे चलना है और मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जो पोस्ट आती है वो किस तरीके से आपको करनी होगी। ठीक है, पोस्ट आपको दो टाइप से देगा। एक तो जैसे क्वेश्चन में इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि किसी कमरे का जो फर्श है वो 100 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श को कालीन से कवर करने का खर्च ज्ञात करो, जबकि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का जो मूल्य है वो कितना है आपका 15 रुपये प्रति आपका मीटर है। ठीक है? क्या दे रखा है 15 रुपये प्रति आपका मीटर। कॉस्ट आपकी दो टाइप से होंगी। जैसे 15 पर यूनिट आपको देगा, पर मीटर हो सकता है, पर सेंटीमीटर हो सकता है, पर किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट आपको देगा। एक तो ये कॉस्ट होती है और एक कॉस्ट होती है आपकी पर यूनिट स्क्वायर देगा। ठीक है, हो सकता है मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो। अगर कॉस्ट आपको स्क्वायर में दे रखी होगी तो कंफर्म है वहां पर जो आपको मल्टीप्लाई करना है इस कॉस्ट को एरिया से मल्टीप्लाई करना है। और जहां पर भी जो आपकी कॉस्ट है वो सिर्फ आपकी यूनिट में दे रखी हो तो कंफर्म है वहां पर जो आपको मल्टीप्लाई करना है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमेशा इसको लंबाई से आपको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे समझेंगे। सपोज करो आप किसी कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कभी भी आप अपने मदर फादर के लिए, ब्रदर के लिए, सपोज करो आप कपड़ा लेना जाते हो। ठीक है, अगर आप कपड़े लेने गए तो आप दुकानदार को ये बोलोगे कि मुझे कपड़ा चाहिए, पैंट का कपड़ा चाहिए, तो वो बोलेगा आपको ये 220 मीटर है, ये 300 रुपये मीटर है, 400 रुपये मीटर है, ये 1000 रुपये मीटर है, ये 1500 रुपये मीटर है। तो इस तरीके से आपको बोलेगा। ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा उनके पास एक लोहे का इतना बड़ा स्केल रहता है, इतना बड़ा स्केल, वो उससे मापता है इतना मीटर ऐसे, इसको ऐसे लगाएगा, 1 मीटर हो गया, फिर 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। तो आपने कभी भी उसको जब ध्यान से देखा होगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करता है, हमेशा उसकी लेंथ, वो उस कपड़े को उस फुट्टे से, उस लोहे का जो स्केल होता है काफी बड़ा, उसको हमेशा उसकी लंबाई से मापता है। और फिर लंबाई में जैसे 2 मीटर आपको चाहिए, इस तरीके से स्केल से उसको 2 मीटर मापेगा और आपको काट के दे देगा। वो चौड़ाई को कभी नहीं मापता। ठीक है, तो बेसिकली जो वो रेट आपको दे रखा होता है वहां पर, वो आपको क्या करना होता है, उसकी लंबाई जो होती है उसकी लंबाई निकाल के उस लंबाई से आपको गुना करना होता है और वहां पर आपका क्या निकल कर आ जाता है, आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो आपको सिर्फ यूनिट में दे रखी है तो हमेशा आपको किससे गुना करना है, उसकी लंबाई से गुना करना है। अगर ये यूनिट स्क्वायर में आपको दे रखी है तो हमेशा उसके एरिया से गुना करना है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आप उसकी लेंथ निकालो और लेंथ से आप गुना कर दो, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हालांकि आपको उस क्वेश्चन में उसकी चौड़ाई गिवन होगी, बट आप कभी भी उसकी चौड़ाई से गुना करके आप टोटल उसकी जो कॉस्ट है या जो भी उसकी मतलब उसका प्राइस है उस कपड़े का, वो आप नहीं निकाल सकते। हमेशा लंबाई निकालनी पड़ेगी। अगर लंबाई गिवन है तो सीधा गुना कर दो, अगर लंबाई गिवन नहीं है तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लंबाई निकले। लंबाई निकलेगी, गुना करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि किसी कमरे का जो फर्श है 100 मीटर लंबा और आपका क्या है 3 मीटर आपका चौड़ा है। ठीक है, तो इमेज के साथ करते हैं क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब देखो, ये है आपका, यहाँ से इस तरीके से मैं बात करूं आपसे, ये आपका क्या है, किसी कमरे का फर्श है। ठीक है, ये इस कमरे का क्या है, फर्श है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। कह रहा है कि ये आपका क्या है 100 मीटर है, ये आपका क्या है 100 मीटर है और ये आपका कितना है 3 मीटर है। ये आपका 3 मीटर हो गया और ये आपका क्या हो गया 100 मीटर हो गया। ठीक है,
कह रहा है कि कपड़ा है वो इसके अंदर बिछाना है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं कपड़े को इसके अंदर बिछाता हूँ तो ये वाला जो भाग है, ये सारा भाग क्या है, ये सारा भाग उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है, क्षेत्रफल है। और इसी क्षेत्रफल में आपको क्या बिछाना है, इसने बोला इस वक्त तो कालीन बिछाना है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि उस कालीन का जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि उस कालीन को इसी एरिया पे तो बिछाना है। तो इसका मतलब कालीन का जो एरिया होगा और इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि उसी को उस एरिया में आपको क्या करना है, बिछाना है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी। तो मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि जो एरिया है वो दोनों का एरिया आपस में बराबर आएगा। इसका जो एरिया होगा वो इस एरिया के आपका बराबर होगा। इसका एरिया कितना है, 3 और इंटू आपका क्या है, 100 है। तो उसका एरिया कितना होगा आपका, 50 सेंटीमीटर है। कभी भी अगर मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो डाटा होना चाहिए वो सारा आपका सेम यूनिट में होना चाहिए, या तो सब मीटर में हो, या सब सेंटीमीटर में हो, या सब आपके किलोमीटर में हो। ऐसा नहीं है कि आधा डाटा आप मीटर में लेके कर रहे हो, आधा डाटा आप सेंटीमीटर में लेके कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, ये आपका इतना एरिया किस में आ गया, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, और ये 50 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज किया है, और इसकी लेंथ आपको नहीं पता, मान लेते हैं कि एल है। और देखो वो जो कपड़ा लगेगा वो भी लंबाई चौड़ाई आपको गिवन है उसकी भी, तो वो भी आपका एक तरीके से क्या है, एक आयत ही है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए आयत ही है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं काटता हूँ तो 50 दूनी आपका 100 आ गया। तो लंबाई कितनी आ गई यहाँ से, 3 दूनी आपका 600 आ गई। तो इसका मतलब लंबाई आपकी कितनी है, 600। ठीक है, कह रहा है कि मुझे तो टोटल कॉस्ट बता दो। तो कॉस्ट अगर आपको पर यूनिट दे रखी होती है तो कॉस्ट आपकी कितनी होगी, 600, और इंटू में कितनी आपको दे रखी है, 15 रुपये प्रति मीटर है। तो आपका कितना हो जाएगा, 15 छिके आपका 90, 9,000। तो इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपका जो टोटल खर्च आएगा तो वो आपका कितना होगा, 9,000 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, फोकस किस पे करना है, आपको जो कॉस्ट दे रखी है उस पर फोकस करना है। अगर कॉस्ट जैसे आपको बोल दे 15 रुपये मीटर स्क्वेयर बोल देता है तो एरिया से गुना करते हैं। कॉस्ट आपको दे रखी है 15 रुपये प्रति मीटर, तो इस केस में हमेशा लंबाई से गुना करना है। लंबाई नहीं है तो निकालो, वो आपका काम है, कैसे भी करके लंबाई को लेकर आना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा। अगला क्वेश्चन बोला है किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत जो कोण है वो आपके 60 डिग्री है तथा उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं। कोई भी दो अपोजिट साइड हमेशा बराबर और पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ से बात करता हूँ रोम्बस की। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से रोम्बस की हम बात कर लेते हैं। तो रोम्बस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, रोम्बस का भी आपको थोड़ा सा डाटा पता होना चाहिए। बेसिकली रोम्बस के बारे में जो मैंने आपको बताया उतना आपके लिए काफ़ी है वैसे। ठीक है, बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 डिग्री है। सपोज करो मैं बोल लेता हूँ कि ये आपका क्या है, 60 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर ये भी आपका क्या है, 60 डिग्री। मैंने मान लिया, चलो भाई 60 डिग्री। उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 है, ये आपका 10 होगा, ये आपका 10 होगा, और ये आपका 10 होगा। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगी, और यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनके डायगोनल को आपस में मिला देता हूं तो आपको पता है डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बट डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ये सब आपके क्या होंगे, 90-90 होंगे। ये सब आपके 90-90 आपके बने। ठीक है, कह रहा है कि उसकी भुजा क्या है, आपकी 10 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि ये वाली साइड 10 है और ये साइड आपका 10 है। तो इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ, ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है, और ये आपका क्या है, डी। तो बेसिकली जो ट्रायंगल एबीडी होता है वो क्या बन जाता है, आइसोस्केलेस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोस्केलेस, समद्विबाहु त्रिभुज आपका बन जाता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, तो ये उसी प्रॉपर्टी पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब देखो आपको पता है ए बी और डी आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आपको ये भी पता होगा कि जो
यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, उसी तरीके से आपका ट्रायंगल एबीसी भी आइसोस्केलेस बन जाता है। उसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। और आपको पता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होती है और जो परपेंडिकुलर होता है वो वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर भी होता है। तो इसका मतलब ये 30 होगा, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये आपका 60 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 60 हो जाएगा, ये 90 है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपका 60 होगा और ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारी ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर होते हैं। और आपको पता होगा ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल लाइन जो उनको काटती है वहां पर जो ऑल्टरनेट एंगल, जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। बोला है छोटे विकर्ण की लंबाई बताओ। हम मुझे एक बात बताना, क्या आपको पता है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी, और ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर ये आपका 30 है और ये आपका क्या है 60 है, तो हमेशा याद रखना कि अगर मैं यहाँ से साइन रूल का अगर मैं यूज करता हूँ तो साइन रूल से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि अगर 30 के सामने अगर आपका एक्स होगा तो हमेशा याद रखना 60 के सामने आपका √3x होगा और 90 के सामने हमेशा क्या होगा, आपका 2x होगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, अगर दो साइड आपको पता हो। आप इसको साइन रूल से भी निकाल सकते हो, या आप इसको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो भी बोल सकते हो। या फिर एक चीज हमेशा याद रखना, 10th क्लास की जो बुक है RD शर्मा, उसमें आपको एक प्रूफ मिलेगा। वो प्रूफ आपको कंस्ट्रक्शन के साथ दिखाया जाएगा उसमें, कि कभी भी अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है और एक आपका 30 डिग्री है, तो हमेशा याद रखना कि 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका डबल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। तो ये चीज आपको RD शर्मा में 10th में मिल जाएगी प्रूफ के साथ। बट हमें उसका इतना यूज नहीं करना, क्योंकि हमारा काम है उसको यूज करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, आपको बस पता होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको पता है 90 के सामने अगर आपका 10 है तो इसका मतलब 30 के सामने आपका आधा होगा, ये 5 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका 5 हो जाएगा। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ 60 के सामने, तो अगर मैं 60 की बात करता हूँ तो 60 के सामने आपका कितना होगा, 30 के जो सामने है उसका √3 गुना होगा। तो ये आपका 5√3 हो जाएगा और ये आपका 5√3 हो जाएगा। बोला है डायगनल दो बनेंगे, एक तो बन गया आपका AC बन गया आपका 5 और 5 10, 10 रूट आपका 3, और एक बनेगा आपका BD जो कि कितना बन गया आपका 10 बन गया। बोला है छोटा डायगनल आपका कितना है, 10 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका 10 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मुझे करना है। अगर ये मुझसे पूछ लेता बड़ा डायगनल कौन सा होगा, तो बड़ा आपका 10√3 हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी जो भी फिगर है आपका 2D है 3D है, अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप लेवल है, में जो डीप लेवल में आपको पता है, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कितना सारा डाटा तो यहीं बता दिया आपका इस डायग्राम के थ्रू ही। बाकी इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं आपको ज्योमेट्री में बताने वाला था। ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा ताकि ज्योमेट्री में आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि किसी वर्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। परिधि आपको पता होगा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होती है, 11 सेंटीमीटर है, तथा एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है या अंतरित करती है। बात वही है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, देखिए भाई, सबसे पहले आपको पता होगा कि एक सर्कल है, बोला है सेक्टर इसके अंदर। ठीक है, सेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। परिधि बोला है 2πr है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर पे एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री है, हो जाएगा। ये आपकी रेडियस होती है, आपकी रेडियस होती है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिज्याखंड त्रिज्याओं से मिलकर बना है तो उसको त्रिज्याखंड बोल दिया जाता है। यही आपका क्या होता है, सेक्टर होता है। सेक्टर का एरिया होता है आपका πr² और थीटा, और अपॉन में कितना होता है आपका 360 डिग्री आपका होता है। ठीक है, ये होता है आपका सेक्टर का एरिया। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है, मुझे 2πr की वैल्यू दे रखी। ठीक है, किसकी वैल्यू गिवन है, 2πr की। तो 2 इंटू में आपका 22 अपॉन आपका 7 और इंटू आपका r होगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 11।
11 दूनी आपका 22 आएगा, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 7/4 आ जाएगी। तो रेडियस कितनी होगी आपकी, 7/4 होगी। ठीक है, बोला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ, क्या होगा, एरिया होगा आपका यहाँ से पाई आर स्क्वेयर, मतलब वही आपका 22 आपका 7 हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर 7/4 होगा, इंटू में 7/4 होगा पाई आर स्क्वेयर। और क्या हो गया आपका थीटा, थीटा आपका 60 अपॉन आपका इतना हो गया, 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 का आपका 36 हो गया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, 7 से आपका 7 कट जाएगा, 2 दूनी आपका 4 आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आपका यहाँ से आ जाएगा, और 2 चौक 8, 8 छीक आपका 48 आ गया, और 48 77 बटे में आपका कितना आ गया, 48 आ गया, कटेगा नहीं, 8 एक 8, 48 एकम 48 आएगा, और 9 और 8 आपका 17 आएगा, 48 दूनी 96। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 1:29 अपॉन में आपका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, एक बार आंसर भी मैच करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, हाँ ए ही दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है यही आएगा। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतवर्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 44 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी समबाहु त्रिभुज से ही आते हैं, और सबसे आसान भी आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ही होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पता होगा, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, जो मीडियन होती है वही हाइट होती है, वही परपेंडिकुलर होती है, सभी मीडियन आपस में बराबर होती हैं, तो सभी हाइट भी बराबर होती है। तो ये सारी चीजें हमें इसके बारे में पता है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है एरिया से रिलेटेड, तो एरिया से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो आपको पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इन रेडियस जो होती है वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ सर्कम रेडियस की, तो सर्कम रेडियस बराबर होती है आपकी आर, बराबर होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लो ए है, तो ए अपॉन आपका √3 होती है, और जो आपकी इन रेडियस होती है वो ए अपॉन में आपका 2 आपका क्या होती है, 3 होती है। तो ये आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इसने मुझे क्या बोला हुआ है कि उनके परिवर्त और अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात इन्होंने मुझे दे रखा है, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर आपका होगा। तो पाई इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पाई कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपका आर का स्क्वायर, मतलब वो वाला ए का स्क्वायर, और अपॉन आपका 3 आ जाएगा, माइनस में ए का स्क्वायर और अपॉन आपका 2 दूनी 4 और 3 आपका 12 आ जाएगा, और ये बराबर आपका कितना 44 है। ठीक है, इस पाई को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 22/7 ही लिख देते हैं, कट जाएगा, 22 दूनी आपका कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका 7 दूनी 14 होगा, यहाँ 12 कॉमन आएगा, 4 ए का स्क्वायर और माइनस आपका ए का स्क्वायर होगा, और बराबर आपका 14 आएगा। ठीक है, 3 ए का स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर आपका 14 इंटू आपका 12 होगा, यहाँ से 3 से इसको मैं काट देता हूँ, आपका इतना आ गया। तो ए का स्क्वायर अगर मैं यहाँ से करता हूँ, 14 चौके आपका 56 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 चौके आपका 56 आ रहा है ना। ठीक है, इसमें भी 7 दूनी आपका 14 होगा, तो ये सीधा सीधा आपका 2 आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो आपकी साइड आएगी वो कितनी आ गई आपकी, 2 आपकी क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 2 आपकी 14। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाली। बस ये मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है, इन रेडियस क्या होती है, ये मुझे पता हो। उसके बाद एरिया की हमने बात की थी, ये आपका एरिया का निकल कर आ गया, डायरेक्ट यहाँ से हमने किया है, ये मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है ना 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 मुझे साइड नहीं चाहिए, मुझे तो ये बताओ कि एरिया कितना होगा। तो एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा आपका किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है भाई, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है आपकी, ये 2 आपकी 2, और इंटू 2 कर देते हैं, √14 को अगर मैं करूँगा √14 इंटू √14 आपका 14 आ जाएगा, इससे आपका ये कटेगा। तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 14√3 और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, एरिया होगा आपका 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट,
किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, उनके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक, काफी बार आया है और आगे भी आने के इसके चांस हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी है और नया सा क्वेश्चन भी है बच्चों के लिए। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी किया जाता है, कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से टेन थीटा निकाल के, कोट थीटा निकाल के, उस तरीके से किया जाता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें आपको लगेगी, ठीक है। और एक जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, मेरे हिसाब से ये थोड़ा आसान पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, सिमिलैरिटी लगा सकते हो, समरूप करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो जो मैं आपको बताता हूँ ये बेस्ट है, आप इसी से करना। तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी आप सोचो सर ने तो ये तरीका बताया तो यही तरीका है। इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं, मैं आपको सबसे छोटे वाला बता देता हूँ। और नहीं तो भाई साहब पेपर में हमेशा याद रखना, पेपर में देखो कैसे करना है। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको बोल दिया है कि उसके अंदर बन सकने वाला सबसे बड़ा आपका क्या है, स्क्वायर, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इससे बड़ा आपका नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। आपको पता है स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एंगल 90 होगा, राइट एंगल है तो ये पहले से 90 है, ठीक है। स्क्वायर है ये आपका 90 होगा, 3 एंगल 90 है तो चौथा तो वैसे अपने आप 90 हो जाता, तो आपका इतना हो गया। और इसी को अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो आपको क्या करना है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर मुझे इसकी साइड मान लो ए है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो ए का स्क्वायर बनेगा, ए का स्क्वायर बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर इंटू आपका बेस, और अपॉन में आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस में आपका बेस, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। कभी भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बन सकने वाले सबसे बड़े से बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस में बेस, और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो आपका उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे ये फॉर्मूला निकलेगा उसको भी एक बार देख लो, ठीक है। देखो भाई ये साइड में इसको एक्स ए मान लेता हूँ, ये साइड आपकी ए है तो ये भी आपकी ए है, और ये भी आपकी ए है, ये भी आपकी ए है। ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो परपेंडिकुलर बेस आपका हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में ही सिर्फ आपकी पाइथागोरस लगती है, वहीं परपेंडिकुलर बेस और आपका क्या आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। अब आपको पता है अगर इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहता हूं तो कैसे निकल सकता है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दूं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। तो क्या आपको पता है, और इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, क्या आपको पता है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू में आपका परपेंडिकुलर इंटू आपका बेस, यही होगा। और इसका एरिया दो छोटे छोटे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी, इसके एरिया के सम के बराबर होगा, और इसका एरिया होगा 1/2। अब की बार बेस आपका पूरा परपेंडिकुलर होगा और हाइट वो क्या होगी, स्क्वायर की साइड होगी इस तरफ, प्लस में आपका 1/2, बेस आपका बी होगा और इसकी परपेंडिकुलर हाइट आपकी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो यहाँ से पी बी और बाय आपका 2 हो गया, और उस तरफ से भी क्या कॉमन आ जाएगा आपका 1/2, और ए कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका पी और प्लस आपका बी बचेगा, ठीक है। इससे आपका तो अच्छा ये तो नहीं कटेगा, ये तो हमें रखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपका इतना आ गया। अब देखो 2 से आपका 2 कट गया, ए की वैल्यू ही मुझे निकालनी, तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी पड़े तो ए किसके बराबर होगा, ए आपका बराबर होगा पी बी और अपॉन में आपका पी और प्लस आपका क्या होगा, बी होगा। तो कभी भी अगर किसी स्क्वायर के अंदर अगर बड़े से बड़ा स्क्वायर बनेगा तो इसी तरीके से बनेगा, और उसकी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस में बेस। अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एरिया बराबर होगा आपका p इंटू बी अपॉन पी प्लस बी, और उसका आपका होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, एरिया होगा यहाँ से आपका परपेंडिकुलर है। इसने बोला है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 और 8 आपका 10, आप किसी को भी 6 ले लो, आप इसको 6 ले लो, इसको 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 8 ले लो, इसको 8 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में आनी है और एडिशन में आनी है, तो किसी को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना और जमा करने में, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा, p इंटू बी, तो 6 इंटू आपका 8 आएगा, और अपॉन में कितना आएगा आपका 6 और प्लस आपका 8 आएगा, ठीक है। 48 और बटे आपका कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ से 24 और बटे कितना होगा आपका 7 होगा, और आपको पता है इसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब एरिया कितना आ जाएगा आपका
576 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 49। तो इसका मतलब एरिया कितना होगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। तो पेपर में अगर आप बैठते हो तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि जो इस तरीके से किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस में बेस, और उसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। किसी अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल के बराबर है तो व्यास की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, देखो भाई मैंने आपको बताया था कि सेमी सर्कल क्या होता है, इस तरीके से आपका होता है। सर्कल को बीच में से काट दो, ठीक है, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है आपको मैंने बता ही रखा है। ये आपकी आर और आर, ये आपका एक नया रिजल्ट निकल कर आ जाता है। नहीं तो सेमी सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पूरे का क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो आधे का क्या होगा 2 पाई आर का हाफ, मतलब पाई आर हो जाएगा। तो ये कितना होता है आपका पाई आर और प्लस क्या होता है आपका 2 आर होता है। ठीक है, आर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका 22 बटे आपका 7 और प्लस आपका 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका आर और अंदर आ गया आपका 22 और 14 36 और बटे आपका 7, कुछ इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, और इसने बोला है कि किसी उसका जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के बराबर है, तो एरिया इसका मतलब क्या होगा पाई आर स्क्वायर और बाय क्या होगा आपका 2 होगा। यही होगा, एरिया के व्यास की लंबाई ज्ञात करो, उसका जो परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा। इस आर से मैं इस आर को भी काट सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आर किसके बराबर आ जाएगा, आर आएगा यहाँ से आपका 36 दूनी 72, 72 बटे में आपका कितना 7 होगा और इंटू में आपका 22 और इंटू क्या होगा आपका 7 होगा, 7 से आपका 7 कटेगा तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 36 बटे आपका 11 आ गई। तो 11 तिया 33 और 3 36। तो मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। एक सेकंड को, इन्होंने आंसर कुछ और दे रखा है मैच करते हुए। 76 का जो आंसर है आपका कहीं मिस्टेक है, इसका मतलब कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। किसी अर्धवर्त का जो परिमाप है वो आपका पाई आर प्लस में 2 आर होगा। ठीक है, आर कॉमन आएगा 22 बटे 7 आपका 2, 7 दूनी 14 और 36 होगा, 36 बटे 7 होगा, नो डाउट। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, 36 दूनी 72 होगा। ठीक है, और 72 इंटू में आपका 7 बटे 22 आएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, या 66 और 6 72 तो आपका नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है डायमीटर, इन्होंने मुझसे डायमीटर पूछा हुआ है, हमने रेडी से निकाल दिए। तो अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ तो डायमीटर तो डबल ही हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर आपका 2r होगा, इसको भी क्या कर दो 2 से गुना कर दो। ये आपकी क्या है रेडियस है, ये आपकी रेडियस है और ये आपका क्या है डायमीटर है। जिन्होंने क्वेश्चन में डायमीटर ही पूछ लिया, हमने रेडियस निकाली हुई है। ठीक है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा आपका, जो आपका 2r होगा वो आपका 72 और बटे आपका 11 होगा। तो 2r किसके बराबर होगा आपका 3 सही 3 बटे आपका 6 सही और 6 बटे आपका 11, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी, सिर्फ डायमीटर का और रेडियस का ही था। तो आंसर का आपका कितना आ गया 6 सही 6 बटे 11। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। समझ आ गया होगा भाई। बस ये याद रखना, ये जो लेंथ होती है ये होती है 2 पाई आर बाई 2 और इसमें ये और नया बन जाता है, तो इसका मतलब ये आपका इसके बराबर हो जाता है। इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको इक्वेट करके हमारा आंसर आसानी से आ सकता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका सी होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, यदि कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था राइट एंगल ट्रायंगल बहुत अच्छा होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर अगर इसमें पाइथागोरस फॉलो होती है तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। इससे आपके बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और उनका यूज़ करके क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एक रिजल्ट मैंने आपको बताया है, हमेशा याद रखना, अगर जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 90 और एक 30 है, तो 30 के सामने जो लेंथ होती है उसका डबल हमेशा 90 डिग्री के सामने होगी। ये 100% कन्फर्म है,
और ये आपका 10th क्लास की जो बुक है आर डी शर्मा कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में या ज्योमेट्री में आप जाके देखोगे तो कंस्ट्रक्ट करके उसको क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है। वैसे इतना मत करो, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करो, आपको बात बनेगी। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये आपका क्या है ए है और ये आपका क्या है बी है, ये आपका यहाँ से क्या है 90 डिग्री है और ये आपका क्या है सी, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि एक एंगल अगर आपका 90 हो गया है तो बाकी दो का सम भी 90 होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से एक 90 आ गया तो बाकी दो तो सम उनका 90 आना ही आना, ही कन्फर्म है। तो इसने बोला है कि एक दूसरे से डबल है, मान लो कि ये आपका अल्फा है तो इसका मतलब ये 2 अल्फा है, तो इसका मतलब 3 अल्फा की टोटल वैल्यू आपकी 90 है, तो इसका मतलब अल्फा कितना आपका 30, ठीक है। इसका मतलब अल्फा कितना है आपका 30 है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है 30 है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका 60, ये आपका कन्फर्म हो गया। कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, फिर याद रख लो। 30 हो, 60 हो और आपका 90 हो तो हमेशा याद रखना, अगर 30 के सामने आपका x होगा तो 60 के सामने हमेशा उसका √3 गुना होगा, √3x होगा, और 90 के सामने हमेशा उसका डबल होगा। अगर मैं ये याद रख लूं कि 30 और 90 का जो है लेंथ का रेशो 2:1 का है, तो पाइथागोरस लगा के मैं ये भी निकाल सकता हूँ, ये पाइथागोरस से आएगी बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि उसकी लंबाई, कर्ण की लंबाई क्या है आपकी 10 है, इसका मतलब ये अगर आपकी 10 है तो 30 के सामने आपकी कितनी होगी 5 होगी, 60 के सामने कितनी होगी आपकी 5√3 होगी, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास बेस आ गया और परपेंडिकुलर हाइट मेरे पास इसकी आ चुकी, ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो एरिया बताओ, तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होगा आपका 1/2 होगा, बेस आपका होगा और परपेंडिकुलर हाइट आपकी होगी, तो इसका मतलब 25√3 और नीचे आपका क्या है 2 है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा 25√3/2, जीव कट ए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और यही हमारा भी आया है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बस ये याद रखना क्योंकि यही आपको क्वेश्चन करने में मदद करेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याएं सेंटीमीटर में है और किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये आपको बोला गया है, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इकलौती एक ही 3 लगातार संख्याएं हैं जो आपके क्या बनाती हैं, पाइथागोरस फॉलो करती है या ट्रिपलेट फॉलो करती है जिसको बोला जाता है, और वो क्या है आपका 3 4 5। 3 4 5 वो लेंथ है जो यहाँ पर एक तरीके से ट्रिपलेट बनाती है जहां पर पाइथागोरस आपका फॉलो होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये आपका इस तरीके से है, ठीक है। तो बोला गया कि 3 क्रमागत संख्या है किसी समकोण त्रिभुज की, उसका क्षेत्रफल आपको भी पता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है सी है, और ये यहाँ से आपका क्या है 90 डिग्री, और ये आपका क्या है 3 है, ये आपका क्या है 4 है और ये आपका क्या है 5, 3 4 5। सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ट्रिपलेट ऐसा है जो समकोण त्रिभुज में फॉलो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है लगातार होती हैं 3 4 5, इसके अलावा कोई भी नहीं। बोला क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको ये भी पता है कि जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा किसके सामने होगी 90 डिग्री के सामने आपका होगी। अगर इसके मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया कितना होगा 1/2, बेस आपका 4 हो गया और हाइट आपकी 3 आ गई, ठीक है। ये इससे कटेगा तो एरिया कितना आ गया यहाँ से आपका 6 आ गया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 6 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा आपका 6 होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मैं आपको समझा ही देता हूँ क्योंकि ज़्यादा डीप में जाके समझना आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है काफ़ी बच्चों को नहीं आए समझ में और काफ़ी को आएगा, और एक बार नहीं आएगा तो क्लास 2 3 बार करना, गारंटी है आएगा जरूर, ठीक है। बोला गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजाओं के समांतर आपने रेखाएं खींची, ठीक है, कोई बात नहीं खींच देते हैं।
इस तरीके से है। जैसे आपने एक लाइन यहां से खींच, ठीक है, एक लाइन ये कह रहा आप यहां से खींच, कुछ इस तरीके से खिंचवा रहा आपसे। हो जाता तो ठीक है भाई, नहीं तो हाथ से बना लेंगे, कोई इतनी बड़ी। चलो हाथ से ही बनाते हैं यार इसको, थोड़ा सा ऐसे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैरेलल खींचनी है भाई, ठीक है। जैसे कि ये लाइन यहाँ से तरीके से और इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है आपका, ABC, ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका क्या है, C, ठीक है। और ये क्या है आपका D, ठीक है। ये आपका इतना है। इसने बोला है कि सारी की सारी आपस में क्या है, पैरेलल है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। D हो गया, इसको मैं E नाम दे देता हूँ और इसको मैं F नाम दे देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो जो आपका EF है ये आपका पैरेलल टू क्या है, आपका BC है, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो DE है ये आपका पैरेलल टू क्या है, आपका DF है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से FD, एक सेकंड, एक सेकंड, वो पैरेलल उसके हैं। अच्छा, ये जो पैरेलल है बेसिकली आपका AD, EF नहीं था, ED। ये जो आपने पैरेलल खींची है ये लाइन, ये किसके पैरेलल खींची है आपने, AB के। ये AB के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के। उसी तरीके से और ये जो लाइन आपने खींची है पैरेलल, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ये वाली जो आपकी पैरेलल है यहाँ पर B या BF ले लो या पूरी ले लो, इसको पूरा ही ले लो, ठीक है। ये जो आपका DF है, ये जो आपका पैरेलल है, ये वाला आपका जो DF है, ये आपने जो पैरेलल खींचा है ये पैरेलल है आपका, ठीक। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये बेसिकली पैरेलल आपका क्या है, AC। तो ये आपका इसके पैरेलल, ठीक है। देखिए पैरेलल होना बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल हो के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी चतुर्भुज में लगती हैं। उन चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करें। चलिए देखो भाई, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी दो अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। दो अपोजिट साइड्स आपस में जब पैरेलल होती हैं तो प्रॉपर्टी फॉलो करती है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्या बोलता है, जब भी अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड आपस में बराबर हो और पैरेलल, या कोई दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की। तो ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये फॉलो यहाँ पर कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी, ठीक है। अगर ये पैरेलल होगी, मान लो कि ये आपकी x है, तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी, x। ये चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। उसी तरीके से ये वाली साइड अगर y है तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी, y होगी। उसी तरीके से ये वाली साइड अगर आपकी z है तो ये भी आपकी क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है ये, और वो उसके पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। अब देखो ये अगर आपकी z है तो ये इसके भी पैरेलल है, ये z है तो ये भी आपका z होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, ये अगर आपका x है, ठीक है, और ये आपका x है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये पूरी लाइन आपकी क्या है, पैरेलल खींची गई है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये आपका x हो जाएगा। उसी तरीके से y है,
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये इसके क्या निकलाएंगे, मिड पॉइंट। ये जो आएंगे ये इसके मिड पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ से जो आपका डी एफ की जो लेंथ होगी वो आपका 2y होगी, और जो आपका डी ई की जो आपकी लेंथ होगी वो 2x होगी, और वहां से आपका ई एफ की जो लेंथ होगी आपकी 2z हो जाएगी। तो डबल डबल होगी। तो इसका मतलब क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि बाहर वाला जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो अंदर वाले ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ का डबल है। तो इसका मतलब अगर साइड्स की लेंथ डबल है तो पैरामीटर भी आपका क्या होगा, डबल होगा। तो इसका मतलब नए त्रिभुज का परिमाप आपका 2 होगा तो वास्तविक त्रिभुज का जो परिमाप होगा आपका 1 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका सी आना चाहिए, 2:1। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का आता ही। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर बता देता हूँ भाई, मैंने किस किस को पैरेलल किया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हुई है। इसको पैरेलल होने की वजह से जब भी दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं तो वो क्या बनता है, आपका पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बनता है। और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो अपोजिट साइड आपस में बराबर और पैरेलल होती हैं। तो जितनी ये होगी उतनी ही आपकी ये होगी। फिर इस वाली को मैंने पैरेलल किया है इसके, तो वहां से अगर वो आपका एक्स है तो वो एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो ये देखो 2x हो गई। सेम उस तरीके से जो मैंने पैरेलल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने पैरेलल किया है इसको और इसको आपस में पैरेलल किया है, ठीक है। इसको और फिर इसके पैरेलल किया है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये आपका यहाँ से पैरेलल हो गया। उसके बाद जो हमने पैरेलल किया है ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को पैरेलल किया है इस वाली लाइन के, ठीक है। फिर इसको मैंने इसके पैरेलल कर दिया क्योंकि वो पूरी की पूरी आपकी पैरेलल है। तो इस तरीके से पैरेलल होता रहा और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करता रहा, और जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता रहा मैंने देखा लेंथ आपकी डबल होती गई। तो इसका मतलब अगर उसका परिमाप आपका मतलब जितना भी था उसका डबल होता चला गया। ये एक्स वाई जेड था, ये 2y 2x और आपका 2z हो गया। तो ये बहुत काम का क्वेश्चन है। वैसे अगर कोई बच्चा नया नया है तो हो सकता है उससे क्वेश्चन ना हो, बट अगर आपने एक बार देख लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एबीसी में जो मध्यिकाएं सी डी और बीई हैं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। मध्यिकाएं मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो हमेशा क्या काम करती है, सामने वाली किसी भी ट्रायंगल की जो सामने वाली भुजा होती है उसको दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब जैसे इसकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से इसने बोला कि त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएं हैं आपकी, कौन कौन सी है वो भी नाम लिख लेते हैं। सी डी, ठीक है, सी डी और बी। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और नाम दिया है सी डी, ये आपका डी हो गया, और आपका सी डी और आपका बी, ये आपका इतना हो गया। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसने साफ साफ बोला हुआ मीडियन है। तो जितने ये होगा उतना ये होगा, जितना आपका ये होगा उतना ही आपका ये होगा, मीडियन है आपका, ठीक है। बोला है ट्रायंगल ओ डी ई, तो ये आपका ऊपर प्रतिच्छेद करती है, ये आपका ये हो गया। बोला है ओ डी ई का और ओबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। और ये बहुत ही काम का है भाई, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का हमें यूज करना होगा। और ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट थ्योरम, उसका हम यूज कर सकते हैं, और उसी का कर सकते हैं कि उसी का करना पड़ेगा। अगर मैं उसको यूज यहाँ पर करता हूँ तो क्या आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है। अगर डी और ई, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि जो डी ई होगा वो बी सी का क्या होगा, आधा होगा, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो आपका डी ई है वो आपका पैरेलल टू क्या होगा, आपका बी सी होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि तीसरा यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल, अगर मैं बात करता हूँ तो ए डी ई है, ये आपका सिमिलर होगा पूरे बड़े त्रिभुज एबीसी के, ठीक है। इसके अलावा चौथा पॉइंट
जो ट्रायंगल आपका यहाँ से ओ डी ई होगा, ये भी आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ओ सी के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आपके हो जाएंगे। आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो आपको पता है कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल जो बनाती है वो बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा, ये अगर आपका यहाँ पे बीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा होगा। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट आपका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कभी भी अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है और वो ट्रायंगल क्या बन जाता है, आपका सिमिलर हो जाता है। और जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो संगत भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई का, संगत भुजाओं की लंबाई का जो रेशो होता है उसका स्क्वायर करके, जो लेंथ का रेशो होता है उसका स्क्वायर करके जो आता है वो उनका एरिया का रेशो आता है, ठीक है। अब आपको ये ना पता होगा कि संगत भुजाएं कौन सी होती हैं, वो भी देख लो भाई। देखिए बेसिकली संगत भुजाएं क्या होती है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के दो एंगल जो आपस में बराबर होते हैं उनकी अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, संगत भुजा। जैसे इसमें संगत भुजा कौन सी होगी अगर मैं बात करूं कि आपको बताऊं, जैसे इसमें अल्फा है, अल्फा के सामने इसमें ये और इसमें अल्फा के सामने आपका ये, तो इसका मतलब संगत भुजाएं कौन सी हो गई आपकी, जैसे ओ बी और क्या हो गया अपोन में आपका ओट, ये संगत भुजाएं हो गई। इनकी लेंथ का जो रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर करने से जो वैल्यू आएगी वो इनके एरिया का रेशियो होगा। ये चीज याद रखें, ठीक है। तो कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इस तरीके से मुझे जाना होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये हो गया आपका। तो देखो भाई, अब मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, थ्योरम ही बोलती है भाई, थ्योरम ये बोलती है कि मान लो इसकी लेंथ अगर आपकी 2 है तो इसकी लेंथ आपकी 1 होगी, ठीक है। इसकी 4 और उसकी 2, मतलब आधी होगी। रेशो आ गया, तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से ट्रायंगल ओ डी ई और ट्रायंगल ओबीसी ले लो आप, ओबीसी के एरिया का रेशियो निकालना है तो इसकी भुजा 1 है, उसकी भुजा आपकी क्या है, 2, ठीक है। इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो एरिया का रेशियो कितना आएगा आपका, 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल ओडीई और ओबीसी के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो आपका 1/4 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है और यही आपको क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप इसको आसानी से कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी 176 मीटर परिधि वाले वर्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, 7 मीटर वाइड रोड रन आउटसाइड, आउटसाइड है ये जरूर देख लेना, अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है। ए 7 मीटर वाइड रोड रन आउटसाइड अराउंड ए सर्कुलर पार्क whose circumference is 176 मीटर, द एरिया ऑफ द रोड इज, ये आपको बता। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, आपका एरिया ऑफ रिंग होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था शायद ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ रिंग। एनुलर जोन भी इसको बोला जाता है, एनुलर जोन वो भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक। तो हमें जो एरिया निकालना है वो क्या, वो देख लो एक बार। हमें बात करनी इस एरिया की, इस एरिया की मुझे बात करनी। तो अगर ये एरिया में निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, अगर मैं बाहर वाले सर्कल के एरिया में से इस अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये एनुलर जोन या फिर एरिया ऑफ रिंग या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो भी बोला जाता है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये इन दोनों का सेंटर कॉमन होता है, ये आपकी स्मॉल आर होती है और ये यहाँ से यहाँ तक आपकी कैपिटल आर होती है। तो अगर मैं इस स्मॉल आर में से, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को हटा दूं तो ये जो आपकी चौड़ाई होती है ये आर माइनस आपकी क्या होती है, आर होती है। ये भी आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो कभी भी अगर इस विड्थ, इस चौड़ाई की जो लेंथ निकालनी हो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को आप माइनस करो, ठीक है।
और उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर कितना है आपका 176 है, तो 2 और गुना में आपका 22/7 हो गया। रेडियस आपको नहीं पता, निकाल देंगे, ठीक है। कैपिटल आर ले रहे हैं ना, कैपिटल आर ले रहे हैं, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका 170, आपका 6 आ गया, 11 दूनी 22 आ गया, 11 कम 11 6 आपका 66 आ गया, 4 चौका आपका 16 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28 आ गई, ठीक है। तो कैपिटल आर हो गया आपका 28। एक सेकेंड, नहीं नहीं ये स्मॉल आ रहा है आपकी, ठीक है। इसने हिंदी में ध्यान से देखो, ये बेसिकली आपका स्मॉल आ आएगा, ठीक है। उसके बाहर की तरफ बोला हुआ है 2 पाई आर और आर और आर, आर कितना आ गया आपका 28 आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो चौड़ाई है क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, ये आपको 7 दे रखी है, ठीक है। अंदर वाली कितनी 28 है, तो इसका मतलब कैपिटल आर कितनी होगी आपकी 28 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो ये आपका 35 हो गया, तो ये आपकी कैपिटल आर, ठीक है। सिंपल है, समझ आ रहा होगा। अब इसने मुझे ये एरिया पूछा है, तो एरिया होगा आपका पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस आपका पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, पाई कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपका आर का स्क्वायर माइनस आपका आर का स्क्वायर होगा, और ये बन जाएगा आपका पाई, और यहाँ से आपका आर प्लस आपका आर और इंटू में आपका आर और माइनस आपका आर, और ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ और ये मेरा आंसर यहाँ से दे देगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलिए भाई, तो किसी भी फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 22/7 आर प्लस आर, 35 और 8 आपका कितना हो जाएगा 63, 63 हो गया। डिफरेंस 7 का है, 7 से आपका 7 कट जाएगा, ठीक है। 63 और इंटू में क्या करते हैं 20 प्लस में 2 कर देते हैं, कितना आ गया आपका 1260 आ गया, और 126 आ गया, कितना हो गया आपका 1386। तो 1366 मीटर स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और आई थिंक यही दिया होगा, हाँ यही दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, आसान है क्वेश्चन, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप करो इनको आराम से। और इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए भाई, और आशा करता हूँ जितना मैंने आपको कराया आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हम बैठे हैं, आपका जो भी डाउट है उसको दूर करने के लिए। आप जुड़े रहिए, और जैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जो भी आपको डाउट रहता है या किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिक्कत आती है, अगर आप पूछना चाहते हो तो आप टीम से बात करो, टीम से मेरे तक बात पहुंचेगी, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको दूर करूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, क्लास कंटिन्यू करते रहिए, लगे रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।